मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं। दुनिया का शायद कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मुसलमान मौजूद ना हो। जिन 56 इस्लामी मुल्कों की बात होती रहती है वो मुल्क है ना जहां मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं तादाद के एतबार से। लेकिन दुनिया के हर मुल्क में मुसलमानों की प्रेजेंस है और ये एक आलमी मज़हब है जिसके मानने वाले हर जगह मौजूद हैं। बल्कि बहुत से मुल्क तो ऐसे हैं जहां मुसलमान माइनॉरिटी करोड़ों की तादाद में मौजूद है। मिसाल के तौर पर रूस, मिसाल के तौर पर चीन, इंडिया, बड़े बड़े मुल्क हैं और इनके अंदर एक साइजेबल मुस्लिम आबादी मौजूद है माइनॉरिटी की शक्ल में। इनको माइनॉरिटी कहना ही असल में गलत बात है क्योंकि इनकी तादाद करोड़ों में है। तो इस्लाम एज अ रिलीजन आपको हर जगह नज़र आता है। एज अ रिलीजन आप जहाँ देखते हैं ना दुनिया में आपको नज़र आता है। लोग आपको नमाज़ें पढ़ते हुए नज़र आते हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जहाँ चले जाएं मस्जिदें मिलती हैं आपको। लोग आपको नमाज़ें पढ़ते हुए नज़र आते हैं, ज़कात देते हुए नज़र आते हैं और रोज़े रखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस्लाम का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम भी है। वो इन 56 मुल्कों में से किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है मुकम्मल तौर पर। यानी इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंटेड हैं इन मुल्कों के अंदर, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद नहीं है। ये दुनिया का शायद वाहिद यूनिक किस्म का मज़हब है जिसका अपना सियासी और मुआशी निज़ाम है। इस तरह बाकी शायद दुनिया का कोई मज़हब नहीं है जिस तरह ये मज़हब है। इसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम है अपना बिल्ट इन, दूसरा इसके अंदर अपना एक इकोनॉमिकल सिस्टम है और ये किसी मुल्क में नहीं है। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स इसके जो हैं मुस्लिम मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एज अ होल ये निज़ाम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। अलबत्ता अब सदियों के बाद एक बार फिर ये उम्मीदें नज़र आ रही हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़े हिस्से को कि शायद अब इस्लाम के सियासी और मुआशी निज़ाम का रिवाइवल आंखों के सामने है अफ़गानिस्तान के अंदर। जैसा कि वहाँ ऐलान हो चुका है कि अब यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम होगा हर लिहाज से। और ये ऐलान भी उस ग्रुप की जानिब से हुआ है जिनको 20 साल तक रोका गया कि आप ये सिस्टम इम्प्लीमेंट ना करें। वैसे इनसे बातचीत, ये आपको जानकर हैरत होगी कि 2001 में जब अमेरिका यहाँ आया है अफ़गानिस्तान में तो उसके 1-2 साल के बाद ही टॉक्स स्टार्ट हो गए थे। दिस माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू। 1-2 साल के बाद ही टॉक्स स्टार्ट हो गए थे। अमेरिका ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप डेमोक्रेसी में आ जाएं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, और हमारा निज़ाम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेलकम, आप ही को हुकूमत देकर हम यहाँ से चले जाते हैं। ये उनको ऑफ़र पहले से ही आई हुई थी लेकिन वो नहीं माने थे। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम शरीयत वाला कानून ला रहे हैं फाइनली। अच्छा, शरिया लॉ है क्या? इसको वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया में एक गलत करके पेश किया जाता है एज इफ़ ये कोई बहुत ही बुरी चीज़ हो, हालांकि इनको पता भी नहीं होता कि ये है क्या चीज़। शरिया लॉ, दिस इज़ बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिफाइंड इन कुरान एंड हदीस। कुरान में और हदीस में जो उसूल दिए गए हैं उसको शरिया लॉ कहा जाता है। फैमिली को कैसे चलाना है इससे लेकर ऑन वेरियस इशूज़, मुल्क कैसे चलाना है यहाँ तक के कानून शरीयत के अंदर आते हैं। फैमिली को कैसे चलाना है इससे लेकर स्मॉलेस्ट यूनिट है ना सोसाइटी का, सोसाइटी किससे बनती है? इंडिविजुअल्स मिलके फैमिली बनती हैं और फैमिलीज़ मिलके सोसाइटी बनती है, सोसाइटीज़ मिलके कौमें बनती हैं। इस्लाम में माइक्रो लेवल से लेकर शुरू करें और बड़ी लेवल तक आपको एक कानून साजी मिलती है। तो फैमिली को कैसे चलाना है ये पर्सनल लॉज हैं और मुल्कों की गवर्नेंस के लिए भी कानून दिए गए हैं। और फैमिली लॉज तो आपको दुनिया के अक्सर हिस्सों में नज़र आते हैं। मुसलमान मुल्कों के अंदर आपको शरिया लॉज ही मिलते हैं। फैमिली यानी कि वो जो फैमिली कवानीन कोर्ट्स में बने हुए हैं ना मुसलमान मुल्कों के अंदर, बेसिकली वो शरिया लॉ पे बने हुए हैं। लेकिन स्टेट्स को कैसे रन करना है इसकी अटैम्प्ट्स कभी भी नज़र नहीं आई किसी मुल्क के अंदर हालिया सालों में, रिसेंट हिस्ट्री में नहीं नज़र आई हमें। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ कंजर्वेटिव मुसलमान और लिबरल मुसलमान, इन दोनों के दरमियान भी इस पे बहस मुबाहिसा होता रहता है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मुसलमानों के बीच आपस में भी पिछले लंबे अरसे से
हिस्ट्री देखें अगर आप, लिबरल और जो कंजर्वेटिव है ना, इनकी आपस में भी आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। लेकिन जो कुछ भी होता रहा, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब किसी भी टाइम नई सरकार अनाउंस होने वाली है, जो कि आज के साथ ही इस इस्लामिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम का निफाज शुरू कर देगी। बैंकिंग से लेकर गवर्नेंस स्ट्रक्चर तक सब वहाँ तब्दील होने वाला है एज़ पर शरिया गाइडलाइंस। अब वेस्ट तो इसके ख़िलाफ़ है ही कि ये निज़ाम ना आए, लेकिन इसराइल इसको कैसे देख रहा है? इसराइल का नज़रिया जानना इसीलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा जो दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, जो कि दुनिया भर में शाया हुआ है, इसमें इसराइल का भी बड़ा हिस्सा है। इनके बेशुमार कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे बिलोंग करती हैं, यानी जूइश ओनर्स हैं या जूइश स्टेक होल्डर्स हैं, और बड़ी पावरफुल बिजनेसमैन उनके इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ इसराइल की भी एक बहुत पावरफुल लॉबी इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के पीछे मौजूद है। और लेट अस टेल यू कि मिडल ईस्ट के अंदर या तो बादशाह आते हैं, एक आध लूली लंगड़ी वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी मिडल ईस्ट में मौजूद है, या फिर डिक्टेटरशिप है। पूरे मिडल ईस्ट में यही सिस्टम मौजूद है। अलबत्ता इजराइल के अंदर भरपूर वेस्टर्न डेमोक्रेसी मौजूद है, पावर्ड बाय कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। तो अगर वहाँ कभी भी इस्लामी निज़ाम आया किसी भी मुल्क के अंदर मिडल ईस्ट में, अफ़गानिस्तान की तरह, तो उसकी जो सबसे भरपूर रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगी ना, वो इजराइल से नज़र आएगी। वो पूरी ताकत के साथ उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके कैपिटलिस्ट, उनके सेठ, उनके पावरफुल बिजनेसमैन, उनकी पावरफुल कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, उनका स्टेक खतरे में आया है ना। वैसे तो वही गवर्नमेंट्स चुनती है ना, कभी अपोजिशन पार्टीज़ को पैसे खिला देते हैं, कभी गवर्नमेंट को दे देते हैं, कभी दोनों को दे देते हैं, और अपने मफादात चलाते रहते हैं। पैसे का गेम है सारा। लेकिन अगर इस्लामी निज़ाम आ जाता है तो फिर उन कंपनियों का, यानी कानून साजी उनके लिए कैसे, यानी वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए करना, तो वो रेजिस्ट करेंगे इसको। लेकिन खैर, मिडल ईस्ट के अंदर जब ये आएगा, जब देखेंगे। अब सवाल यह है कि इस निज़ाम के अफ़गानिस्तान के अंदर आने से इजराइल क्या सोच रहा है। इजराइल इस वक्त परेशान है, इस वक्त परेशानी है वहाँ पर, और ये बहस हो रही है कि कैन दिस रिवॉल्यूशन इन अफ़गानिस्तान, कैन इट बी एक्सपोर्टेड टू द मिडल ईस्ट अगेंस्ट अस, ये सोचा जा रहा है। इजराइल उससे खुश नहीं है। ये जो कुछ भी वहाँ हुआ है ना पिछले 2-4 हफ्तों से अफ़गानिस्तान के अंदर, इसराइल उससे खुश नहीं है। और ये डर अब वहाँ महसूस किया जा रहा है कि हमने अपने सारे के सारे अंडे तो अमेरिका की टोकरी में डाल रखे हैं, लेकिन क्या अमेरिका इस काबिल है कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकें पहले की तरह। वहाँ की जो एक मुफक्किर है वो इस पे बात करते हुए नज़र आते हैं टॉक शोज़ के अंदर, और वहाँ की जो मीडिया है वो इस पे कॉलम्स लंबे लंबे लिखना शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इराक़ के अंदर अमेरिका ने कुर्दों को, तुर्की और जो ईरानी थे, इनकी प्रोक्सीज के ख़िलाफ़ लड़वाया अमेरिका ने, और फिर उनके ऊपर से अचानक से हाथ खींच लिया कुर्दों के ऊपर, और इनको ईरान और तुर्की वालों के रहमो करम पे छोड़ दिया, उन लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया जिनसे अमेरिका इनको लड़ाना चाह रहा था। अफ़गानिस्तान के अंदर आप वहाँ देखें, वहाँ भी लिबरल जो अफ़गान थे, इनको इन्होंने अफ़गान तालिबान से लड़ाया है। 20 साल तक एक लिबरल फ़ौज बनाई उन्होंने, लिबरल अफ़गान नेशनल आर्मी, और फिर रातों रात बगराम एयरबेस छोड़ के भागे वहाँ से। रातों रात इन सबको अफ़गान तालिबान के रहमो करम पे छोड़ के अमेरिका फ़रार हुआ है। फिर वो कहते हैं इजरायली के सऊदी को साल हा साल ईरान का डर दिखा के अरबों डॉलर्स के वेपन्स बेचते रहे, लेकिन फिर अचानक से उसी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बातें। ये क्या है? यानी आधे में धोखा देना गोया कि अमेरिका की हैबिट बन गई है, और ये शुरू से ही है, आज की बात नहीं है। वो कहते हैं कि देखें ना दलाई लामा के साथ क्या किया इन्होंने तिब्बत के अंदर। तिब्बत फोर्स बनाई कई डेकेड्स पहले, इंडिया के साथ मिलके उनको चीन से लड़वाते रहे, फिर अचानक से चीन के साथ दोस्ती करके और खुद दौड़ गए और इंडिया और दलाई लामा को इनके हवाले कर दिया चीनियों के, और उन्होंने खूब उनको धपड़धूस किया। बाद में इंडिया से अक्साई चीन ले लिया और दलाई लामा ने वहाँ से भाग के जान बचाई है। तो इजराइल के अंदर यह बहस शुरू होने लगी है कि अगर अमेरिकियों ने हमारे साथ भी यही कुछ किया, हमारी नैया भी बीच मंझदार में छोड़ दी, तो हम कहाँ जाएंगे। उनकी बेवफाइयों की तो लंबी लिस्ट मौजूद है अमेरिकियों की। अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया भी अमेरिका के आसरे पे बैठा हुआ था ना, अमेरिका का आसरा करके बैठा था, या अमेरिका विरुद्ध लगा के बैठा हुआ था इंडिया, लेकिन उनकी भी ह्यूमिलिएशन हुई है, ज़बरदस्त किस्म की ह्यूमिलिएशन हुई है। इजराइल के अंदर भी एक अनजाना सा खौफ पैदा हो चुका है आने वाले कल के लिए कि अनसर्टेन फ्यूचर है,
क्या होगा कुछ पता नहीं है। इस्लामी फोर्सेस ताकत पकड़ती जा रही हैं खित्ते में एक तरफ, और इसराइल के इर्द गिर्द घेराबंदियाँ तंग करती जा रही हैं। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को एक इम्प्रेसिव किस्म की फोर्स बना दिया है, और अब वो आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस को ख़त्म करने पे काम कर रहे हैं ईरानी। यानी कौन सी फॉल्ट लाइन? सुन्नी शिया वाली जो डिवीज़न है, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ वो सुन्नी डोमिनेटेड हमास को भी सपोर्ट कर रहे हैं, शिया डोमिनेटेड हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम फोर्सेस को मिलाता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान और उसकी प्रॉक्सीज के पीछे वही एंटी अमेरिका कुव्वतें खड़ी हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर बनने वाले नई इस्लामी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई हैं, यानी रूस और चीन। यानी जो हाल साउथ चाइना सी में जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं उनका है और ताइवान का है ना इस वक्त, वही हाल इसराइल का भी है। इन दोनों को अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं कि जिस माई बाप अमेरिका के आसरे लगे हुए हैं वो तो काबिल भरोसा रहा ही नहीं है। इसराइल का टॉप का मीडिया आउटलेट है टाइम्स ऑफ इसराइल। ये लिख रहे हैं कि विद यूएस क्रेडिबिलिटी गैस्ड बाय काबुल फियास्को, इसराइल में बी ब्रूइज्ड बाय एसोसिएशन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी तो हैं अमेरिका के, लेकिन 20 साल अफगानिस्तान में रह कर भी अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कुछ पता ही नहीं चल सका अफगानिस्तान का, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने सिचुएशन को मिसरीड किया है और वहाँ के हालात को मिसरीड किया है, तो अमेरिका की सलाहियतों पर एतबार कैसे किया जा सकता है? और ये पहली बार तो नहीं हुआ, टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है ये पहली बार तो नहीं हुआ। अफगानिस्तान के अलावा देखें ना, इराक़ के अंदर, ईरान के अंदर, लीबिया के अंदर, हर जगह पर इंटेलिजेंस फेल हुई है। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखते हैं हर जगह फेल हुए हैं। और अब तो सऊदी भी खुफिया मुज़ाकरात कर रहा है ईरान के साथ साथ बाइडन के आने के बाद। ये टाइम्स ऑफ इसराइल में उनके इंटेलेक्चुअल्स इसराइल के कह रहे हैं कि अब तो सऊदी भी खुफिया मुज़ाकरात कर रहा है ईरान के साथ, और बड़ी हद तक मामलात तय भी हो गए हैं इनके, और अब ओपनली भी मिलने जा रहे हैं। इराक़ के अंदर, बगदाद के अंदर ईरान, तुर्की और सऊदी अरब की मीटिंग होने जा रही है बड़ी लेवल पर। तो इसराइल के अंदर इसको भी परेशानी की नज़र से देख रहे हैं कि पहले चलो अरब और ईरानी जो थे, इन दोनों का जब झगड़ा होता था तो हमारी दुकान चल रही होती थी, लेकिन अब तो ईरान इनको भी अपनी तरफ कर रहा है, इनको भी खींच रहा है। यानी उधर ग्राउंड पे लड़ने वाली फोर्सेस को ईरान इकट्ठा कर रहा है हमारे खिलाफ, यहाँ पर सियासी फ्रंट पे भी वो सबको इकट्ठा करते हुआ नज़र आता है, सऊदियों को भी। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। और ईरान के पीछे वही एंटी अमेरिका फोर्सेस हैं जो कि अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रही हैं, और जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर विक्टोरियस फोर्सेस के पीछे जो कुव्वतें हैं वही ईरान के भी पीछे हैं। बहरहाल इंडिया की तरह इसराइल की फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि ये दोनों मुल्क कुछ इस तरह से बन चुके हैं, गड़बड़ हो गई हैं चीज़ें, कि अब इनका अमेरिका से हटना काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ये ज़रा टिल्ट नहीं हो सकते, चीन और रूस की तरफ टिल्ट नहीं हो सकते, ये उस लेवल तक पहुंच गए। ज़रा सा इन्होंने, इसराइलियों ने चीन की तरफ टिल्ट होने की कोशिश की थी, हैफा का बंदरगाह दे दिया था उन्होंने चीन को, एक उधर से धमकी आई है, एक शटअप आया है वहाँ से न्यूयॉर्क से, और सॉरी करके पीछे हट गए। इनके लिए चीन की तरफ जाना काफ़ी मुश्किल है इसराइलियों के लिए, अमेरिका को छोड़ना इनके लिए नामुमकिन है। और अमेरिका का इन दोनों मुल्कों के ऊपर बड़ा मजबूत कंट्रोल रहा है। इसराइल अगर कोई भी हल निकालेगा ना फ्यूचर में इन सब इशूज़ का, तो वो हल भी अमेरिका पे ही डिपेंड कर रहा होगा, अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ना कि रूस और चीन के इर्द गिर्द।